बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 31 को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 31 बहुत जबरदस्त अच्छी सी एग्जांपल, फुल फ्लेज आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास्ट पेपर ही है, पास्ट पेपर का ही आपका एक क्वेश्चन है ये। देखिए कहते हैं प्रिपेयर एसएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंड 30 जून 2019 यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का पर्पस ही यही था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड दोनों के ऊपर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें कि हमने डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे फाइंड करना है, जबकि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों के लिए बिल्कुल सेम होती हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को पहले एक मरतबा आप लोगों ने सिर्फ रीड करना है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि कहता है फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ STL for the year ended 30th June 2019, statement of financial position as on 30th June 2019, property, plant and equipment। अब यहां से नहीं पता चला कि ये कॉस्ट है या WDV है, ओके, लेकिन इनकी वैल्यूज गिवन। अब देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड, प्री पेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। फिर शेयर कैपिटल मिल गया, 100 रुपीज का एक शेयर है हमारे पास, इसकी फेस वैल्यू, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ट्रेड पेबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एक्रूड लायबिलिटीज है हमारे पास, इंटरेस्ट पेबल, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, सेल्स की वैल्यूज गिवन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स एक्सपेंसेस में से हम लोगों ने डिडक्ट किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें कहते हैं 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन credit, depreciation expense for the year amounting to rupees 750 million, which was charged to distribution and administrative cost in the ratio 3:1। फिर हमारे पास आता है distribution cost includes rupees 40 million in respect of loss on disposal of equipment. The written down value at the time of disposal was rupees 152 million. Impairment loss on vehicles amounting to rupees 24 million. Loan installments include interest of rupees 1984 million were paid during the year. Other income comprises of increase in fair value of investment property amounting to rupees 220, मतलब revaluation surplus, and rent received from investment property amounting to rupees 184 million. During the year STL issued right shares at premium। और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने सबसे पहले किसी एक मेथड को सिलेक्ट कर लेना है कि हमने किस मेथड से, और फिर अपना सारा फोकस ना उस मेथड पे रखना है, क्योंकि दोनों को अब अगर साथ साथ लेके चलते हैं ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोनों के लिए डिफरेंस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। आप किसी एक मेथड को रखेंगे ना तो मतलब ये समझ लें इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो दूसरे के लिए भी कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर वर्किंग। तो हम लोगों की ज्यादा जो अप्रोच, जो अच्छा मेथड होता है ना वो इनडायरेक्ट मेथड, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले मेथड के ऊपर सबसे पहले आ जाना है। वैसे आपसे एग्जाम में तो किसी एक मेथड के बारे में पूछेगा, दोनों के बारे में पूछ भी लेता है तो लाजमी बात है मार्क्स हैवी कर देगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है कि उसने आपसे दोनों के बारे में पूछ लिया, एक ही कॉन्सेप्ट एक ही चीज 20 मार्क्स तक चला जाना है उसने, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है कि वो अगर ऐसा करता है तो। अब आप लोग जहां पर देखें, हम लोग चलते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर और हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उसका स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पता मुझे चला यहां से 4657। आपने अपने पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके लिख देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4657। अब आ जाए एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होती है हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस से रेलिवेंट। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस,
उसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आती हैं कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बननी चाहिए, उसके अगेंस्ट भी हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब अगर एडजस्टमेंट करने की बात आए तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, भाई मुझे इससे कोई ताल्लुक, मतलब एज सच मुझे कोई इशू नहीं है इनसे कि ये लेस हो गई है, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहली जो आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है ना, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लेकिन बेटा इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस तो शामिल है ना। आपने जो पहली एडजस्टमेंट करनी है, इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो वो आप लोगों ने ऐड कर देना है 1210। अब बेसिकली हम लोग ये वाला प्रॉफिट भी तो उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने टैक्स वाला प्रॉफिट नहीं उठाना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना है, और इसमें इंटरेस्ट को आकर आपने ऐड कर देना है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, आपने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, और ये जो इंटरेस्ट वाला है ये बेसिकली आपके पास आपकी वर्किंग में चला जाएगा। और आप यहां पर देखें, क्या उसने इंटरेस्ट पेबल बताया नहीं है? आप वर्किंग नोट में जाएंगे और जल्दी से इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन कर लेंगे, और ये काम आपने बिल्कुल अब ऐसे ही करना है अपने एग्जाम में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए देखिए, इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज किया हम लोगों ने, 1210। अब इंटरेस्ट पेएबल की बात कर रहा था, तो ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर मुझे मिल जाएंगे। और इंटरेस्ट पेएबल देखें, अब इसमें से ओपनिंग कौन से वाला, 2019 ओपनिंग, सॉरी 2018 ओपनिंग के तौर पर आ जाएगा 110 एंड 135। यहीं से देख लो कि मैंने इंटरेस्ट के लिए कैश पे कितना किया होगा जी। इंटरेस्ट के लिए कितना कैश पे किया, 1185। अब देखें भाई ये अमाउंट कहां पर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कुछ पहले, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड कितनी अमाउंट जाएगी, 1185। मतलब आपकी ये जो एक्टिविटीज है ना, इस फर्स्ट पेज के बिल्कुल लास्ट में 3 लाइन 4 लाइन पहले लिख देना इंटरेस्ट पेड, और वो हमारे पास है 1185। यहां पे कुछ इस तरह से जाके आप लिख दें। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? साथ ही आप लोग देखें, अब देखिए हम लोगों ने मार्क्स गेन करने हैं, भाई टैक्स के बारे में क्यों ना मैं सारी एडजस्टमेंट्स करता जाऊं। अब टैक्स के बारे में देखें, आप जाकर अपने पास एक और अकाउंट ओपन कर लें, टैक्स। यहां पर इनकम स्टेटमेंट को हमने कितना चार्ज किया हुआ है, 1150। अब आ जाएं अपनी बैलेंस शीट पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 230 ओपनिंग, 440 क्लोजिंग, 230 440। तो हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया होगा, 940 कैश, और ये टैक्स पेड। भाई जाएं और इसकी एडजस्टमेंट कर दें, और साथ में वर्किंग 1 वर्किंग 2 जरूर लिखते जाएं उसके। अब ये टैक्स पेड कहां पे जाके मुझे लिखना चाहिए, इंटरेस्ट पेड के नीचे, तो जाके इंटरेस्ट पेड के नीचे ये 940 टैक्स पेड, आपको यहां से ये मार्क्स मिल गए। ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर देखें, आप यहां से भी टिक करते जाया करें कि भाई हम इनके एडजस्टमेंट कर चुके हैं, ताकि बाद में ना आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर से हम लोग आए यहां पर एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट का ना हमारे इनडायरेक्ट मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारी सेल्स कितनी क्रेडिट पर है, कितनी कैश पर है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट मेथड से है। जब हम लोग फाइंड करते हैं कितनी अमाउंट हम लोगों ने अपने कस्टमर से रिसीव की, उससे इसका ताल्लुक, ये बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 750 million which was charged to, भाई मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिंपली जाके क्या करूंगा, यहां पर डेप्रिसिएशन 750 ये मेरे पास आ जाएगा। फिर आपने अपने पास नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट ओपन कर लेना।
अब मुझे यहां से पता चल गया है कि यार ये जो मेरे नॉन करंट एसेट्स है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बेसिकली अपनी WDV पर थे, क्योंकि मुझे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं बताई गई थी। तो यहां पर मैंने इनका ओपनिंग लिखा, यहां पर मैंने इनका क्लोजिंग लिखा, और यहां पर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस अकाउंट को ही चार्ज कर दिया। कितना? 750। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अब बिल्कुल यही मेथड होता है क्वेश्चन के स्टार्टअप का, और आपने इसी तरह से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब इनके ओपनिंग देखें, 7240 एंड क्लोजिंग 8555। 7240,855। अब भी इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स आनी है, तो इसको कैलकुलेट करने की अभी जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैंने पढ़ा था इसमें का एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन वगैरह हो रही है, तो इसीलिए ये इसलिए बनाया कि मुझे दोबारा से ना पढ़ना पड़े। अब जब मैं यहां पे गया ना, मुझे पता हो गया कि यार मैंने यहां से ये वाली अमाउंट तो उठा ली है। अब इसको दोबारा से देखने की ये मेरी वर्किंग्स में पहुंच गई है अमाउंट। अच्छा, फिर देखें यहां पर पहुंच गए 7, फिर आ गए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स। अब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट है, होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कैश एक्सपेंसेस। हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें किसी किस्म का कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, हम उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो उसने कहा कि यार 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। तो भाई लॉस ऑफ डिस्पोजल क्या एडजस्ट होता नहीं रहता था? जाके आप लोग एडजस्ट कर देंगे। आपको लॉस हुआ तो ये 40 मिलियन आपने क्या करना है? ऐड कर देना है प्रॉफिट में। जाके आपने लिख दिया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट 40 मिलियन। और अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ठीक करने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, जब ये डायरेक्ट मेथड होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस सिर्फ कैश एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अपने आप को सिर्फ एक मेथड पे अभी रखना, दूसरे मेथड के बारे में साइमल्टेनियसली नहीं सोचना, फिर दोनों ही नहीं होंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए देखो, ये सिंपल सी बात थी, आपने एडजस्ट कर दी। अच्छा, यहां से मुझे पता चल गया कि यार एक डिस्पोजल हुआ है, तो यहां से माइनस होगा। क्लियर होगी बात? अब देखें क्या कहते हैं। कहते हैं द रिटर्न डाउन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज रुपीज। मुझे पता चल गया है कि यहां पे 152 जाएगा। एसिड अपनी WDV पर है, तो डिस्पोजल की भी WDV। अब यहां से सेल प्रोसीड्स ऑल्टरनेटिव वे में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक ऐसा एसिड जो 152 रुपीज का था, और उस पर जब मैंने उसको डिस्पोज किया 40 का लॉस हो गया, तो मेरे पास सेल प्रोसीड्स कितनी आई होंगी? 112। अगर प्रॉफिट होता इसमें ऐड कर देते, लॉस है तो WDV में से माइनस कर दो, तो 112 की सेल प्रोसीड्स है। ये बात समझ आ गई है? 152 का एसेट मैंने 112 में सेल कर दिया, कितने का लॉस आया वो उसने बताया हुआ है, तो उस लॉस से मुझे पता चला कि सेल प्रोसीड्स कितनी है, अदरवाइज उसने नहीं बताया था। और यहां से भी मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। तो जो सेल प्रोसीड्स हैं कहां जानी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। क्लियर? तो यहां पे ये देखो, ये 112। ऑल राइट। अब इसी तरह से आपने देखो, मैंने क्या यहां से प्रॉफिट्स वगैरह उठाया, उसके बाद सीधा मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को काउंट फॉर करता जा रहा हूं। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जब खत्म हो जाए ना, समझ लेना आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट है कि वैल्यूज, क्योंकि एडजस्टमेंट तो है नहीं, वैल्यूज को बस देखते जाओ और पुट करते जाओ। अब नेक्स्ट चले हम लोग, कहते हैं इसमें इंपेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल अमाउंटिंग टू ₹24 है। भाई इंपेयरमेंट लॉस भी ऐसा ही है जैसे डेप्रिसिएशन, तो आपने डेप्रिसिएशन ऐड की थी, तो आप लोग इंपेयरमेंट लॉस भी इधर ऐड करोगे, कितने का? 24। और यहां पर इंपेयरमेंट लॉस आई 36, तो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस 24। इसकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मेरी नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट का पार्ट बन गया। इंपेयरमेंट लॉस की वजह से उनकी WDV कम हो जाती है। आपने WDV का फार्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ एसिड
लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब जब डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट को चार्ज की, एसेट्स के अकाउंट को, तो उनका इम्पेयरमेंट लॉस भी उसी अकाउंट को ही चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट अकाउंट, वो जाके मैंने रिकॉर्ड कर दी। ये नॉन कैश एक्सपेंस था, प्रॉफिट में जाके एडजस्ट कर दिया मैंने। ऑलराइट, मतलब आपने इसको अमोर्टाइजेशन है, इम्पेयरमेंट है, डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही ट्रीट करना जैसे डेप्रिसिएशन को कर रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ। ये बात हमें समझ आ गई 24 मिलियन वाली। कहते हैं लोन इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹1984 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, लेकिन कहता है उसमें लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1984 और इसमें इंटरेस्ट शामिल है। और जब हम लोग बेटा लोन की रीपेमेंट के लिए जाते रहते हैं, तो लोन की रीपेमेंट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देखी जाती है, और जो इंटरेस्ट होता रहता है वो इंटरेस्ट पेड के पास चला जाता है। तो इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। ओके, अब चलते हैं लोन के पास। कहां पता चलेगा लोन का मुझे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी जगह, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो हम लोग देखें तो आपके पास ये देखें लॉन्ग टर्म लोन नजर आया, आपने इसका अकाउंट बना लेना है। पहले सबसे पहले आपने ये देखें, ये इसका अकाउंट बनाया लोन का, वर्किंग नंबर जरूर साथ साथ देते जाइएगा, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब जब ओपनिंग लिखने लगे ना यार, तो फिर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट पोर्शन एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो 6523 प्लस 700 7223, ये आपके पास ओपनिंग आ जाएगा। ये बात क्लियर। फिर जब क्लोजिंग के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही आप लोग करेंगे, 6874, यही है, ये आपके पास क्लोजिंग आ गया। अब यहां पर अगर आप लोग देखें अमाउंट कम हो रही है, अमाउंट तो वैसे दिखने में ये लगता है कि जैसे हम लोगों ने वाकई रीपे किया है। रीपे किया है तो कहां इधर अमाउंट आनी चाहिए थी, इधर अमाउंट आनी चाहिए थी रीपेमेंट के लिए, लेकिन अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपे किया होगा वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर फिर भी बैलेंस ना हो, तो इसका मतलब इस साल हमने लोन ऑब्टेन भी किया है, तो बैलेंसिंग वैल्यू से हमें पता चल सकता है। अब वैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है जी, 349। तो भाई मुझे जहां क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों ने पे की है वो 1984 मिलियन की है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है। तो क्या मुझे किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन इससे रेलेवेंट मिली जी। अब देखिए, अगर यहां पर इंटरेस्ट की बात करें, तो हम लोगों ने 1210 ये इंटरेस्ट पे किया हुआ है। टोटल हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1210, लेकिन हमने पे कितना किया हुआ है 1185, ये अमाउंट हम लोगों ने पे। तो ये इंटरेस्ट हमने कौन सी अमाउंट के ऊपर पे किया होगा, क्या इसी लोन के ऊपर नहीं होगा? क्या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना हो? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्रूड लायबिलिटीज, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट चार्ज्ड नहीं। जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पेड की अमाउंट आनी है, जितना बनता था उस टाइम का, तो और वो हमने पे कर दिया। तो यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट पेड आ गया था, कितना था 1185। अब यहां पर देखें ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है 1984, इसमें से जरा माइनस करें 1185 799, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने जो रीपे की होगी वो 799। क्या इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है?
तो आप लोगों ने इस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में से, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रही हैं, इसमें से जितना इंटरेस्ट पे कर चुके हो, इंटरेस्ट के अकाउंट में देखो 1185, ये इसमें से माइनस करो तो आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे कर दी, तो आप लोग ये अमाउंट पे कर चुके हो, ये आप लोगों ने यहां पे आके लिख देना है। अब क्या लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है, तो इस अकाउंट को क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज करें तो डेबिट साइड ज्यादा, तो देखिए क्रेडिट साइड पर कितनी अमाउंट हमारे पास आ रही है 450। अब ये दो चीजें हैं जो हमारे पास हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएंगी, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दो चीजें लिखेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन 799, ओके, और लोन को ऑब्टेन करना, न्यू लोन, और वो हमारे पास आ जाएगा 450 कैश इन फ्लो के तौर पर। जी जाकर आपने दोनों एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर देनी थी, 799 रीपेमेंट ऑफ लोन एंड लोन ऑब्टेन। ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोगों, और बच्चे क्या समझते हैं इंटरेस्ट के बारे में, और हमें कोई रेट भी गिवन नहीं था, और ये भी नहीं बताया हुआ था कि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे कब की। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि भाई जो इंटरेस्ट है हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन ही है, उसी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट हम लोगों ने पे की उधर तक का इंटरेस्ट तो पे कर दिया, तो पे कितना किया 1185। तो जो आपने लोन की इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें से 1185 आपका इंटरेस्ट था, वो अलग से ट्रीट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट थी, तो लोन की रीपेमेंट वो रिमेनिंग अमाउंट 799 चली गई। ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई सब बच्चों को। नेक्स्ट कहते हैं अदर इनकम कंप्राइजेस। अब देखें अदर इनकम के पास यहां से हमें मिलेगी अदर इनकम, ये रही 404 अदर इनकम, और इससे रेलिवेंट क्या किसी किस्म की कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात ऐसी नजर नहीं आई। तो यहाँ पे देखें कहते हैं इसमें हमारे पास ये देखें 220 प्लस 184 करें 404, टोटल इनकम का पता चल गया। कहते हैं इसमें जो 220 है आप लोगों के पास 220 मिलियन, वो बेसिकली क्या है आपके पास, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आपने अपने पास अकाउंट ओपन कर लेना था। ये सबसे बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने कि जो एडजस्टमेंट मिल रही है डायरेक्टली जा रही है तो आप उसको एज इट इज लेकर जाओ। ये मेथड उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है कि फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट ओपन करें और यहां पर देखें ओपनिंग कितना है आपके पास 1120, आपके पास क्लोजिंग कितना है जी 1800, और फेयर वैल्यू गेन आया कितने का 220, वो यहां पे लिखें। बेटा ये जो इनकम आई है क्या ये इन द फॉर्म ऑफ कैश है, क्या ये इन द फॉर्म ऑफ कैश है, क्या ये रियलाइज हुई है, क्या पैसों की सूरत में मिली है आपको, तो क्या ये इनकम का पार्ट होनी चाहिए। तो इस वजह से आपने अपने प्रॉफिट को नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम्स दोनों के लिए एडजस्ट करना होता है। तो आप लोग यहां पर आकर 220 ये रिकॉर्ड करेंगे और यहां पर लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन। अच्छा, और गेन है तो यहां पर ये लेस होता है। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी चला गया, वहां से हमें पता चल गया कि भाई मैंने इसको एडिशन नहीं रिकॉर्ड कर देना, ये तो जस्ट फेयर वैल्यू गेन की वजह से आया। आई होप कि ये एडजस्टमेंट क्लियर है। नेक्स्ट देखें कहते हैं रेंट रिसीव किया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू रुपीज, ये बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो आपने रेंट रिसीव कैश के फॉर्म में है इसको एज इट इज रहने दो, आपने शामिल किया हुआ है कैश की फॉर्म में है, शामिल होना चाहिए, इसको एज इट इज रहने दो।
ऑलराइट, फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर STL इशूड राइट शेयर्स एट प्रीमियम। अच्छा, ये ना भी बताता तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब देखें मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों का अकाउंट बना लूंगा। शेयर कैपिटल एंड शेयर इंडिविजुअल अकाउंट ना बनाया करें, इनका हमेशा कंबाइंड अकाउंट बनाया करें। अब ओपनिंग यहां से आपको पता चल जाएगी, तो ओपनिंग आपके पास कितनी है इसकी, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 6250। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा और कोई बात भाई, बाकी अगर कोई आप डिविडेंड पे करते हैं नहीं करते उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं पर वापसी की कोई बात नहीं की गई कि शेयर हम लोगों ने रिडीम कर लिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लोगों ने न्यू शेयर्स इशू किए हैं। तो देखें कितने डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 15। ये वो अमाउंट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी। कौन सी एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इशुएंस ऑफ शेयर्स 1560। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपके एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, अब आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन की क्लोजिंग करनी है। अब क्लोजिंग के लिए देखें भाई, मैंने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाया तो क्लोज भी तो कर दिया, लोन का अकाउंट बनाया क्लोज कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाया क्या क्लोज किया, नहीं। तो यहां पर जरा देखें क्रेडिट साइड ज्यादा, तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर 460, ये आपने परचेज की है। अब ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी, और 460 जाके ऐड कर देना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेस हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया, इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज, टैक्स का अकाउंट क्लोज, पीपी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, और इसमें से 7240 माइनस करें तो बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है, ये परचेज ऑफ पीपी है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा आपका, और लेस हो जाएगा 2236, यहाँ पे 41 जी। क्या चीज, ये चीजें आपने ठीक लिखी हुई हैं, 2241 है। मैं कहूँ कोई ऐसी एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई थी, 2241। और यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 8555, और अब जो कैश की अमाउंट आपके पास बन जाती है 2241 जाके बन जाएगी। ओके, अब ये 2241 आपने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास सपोज आप लोन लेते हैं, तो लोन के लिए जो इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना दिया। शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड होता रहता है, वो डिविडेंड जाके हम लोग पे जितना भी करते हैं वो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है। टैक्स का ताल्लुक प्रॉफिट से है तो इस वजह से हम उसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ताल्लुक किस चीज से है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है। तो बेटा अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ही दो। ऑलराइट, तो वो जो आपके पास इनकम आ रही थी 184, आप लोगों ने रेंट रिसीव किया था, वो आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना देना। तो फिर अपने प्रॉफिट में से
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट, इसको माइनस कर देना, प्रॉफिट में से माइनस कर देना और इसको जाके पार्ट बना देना अपने पास अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ऑल राइट, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद देखें, जितनी वर्किंग्स की थी आपने सारे रिकॉर्ड कर ली और वो सारे अकाउंट्स भी क्लोज। अब आपने सीक्वेंस के साथ चलना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, हाँ जी, हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस 300 का इंक्रीज, तो ये 300 हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेस। प्री पेमेंट्स, अब कोई ऐसी बात एज सच नहीं है हमारे पास, ये प्री पेमेंट 268 to 184, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है कितने का, 84, इसने ऐड हो जाना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं थे, अगर होते तो मुझे ये एडजस्ट करने पड़ जाते। 3600 to 3800, 200 लेस कर देंगे। कैश, ये हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा। फिर आते हैं यहाँ, तो शेयर कैपिटल प्रीमियम हो चुका। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या अकाउंट बनाऊं? यस, क्यों? डिविडेंड पेड को फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, तो रिटेन अर्निंग का हम लोग अकाउंट बनाएंगे। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग हमें कितना मिल रहा है, 65, लेकिन नेगेटिव में है, तो इसका ओपनिंग जरा देख के लिखना। अब ये डेबिट साइड पे ओपनिंग रहेगी, नेगेटिव है। वैसे तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट नेचर होती है ना, अगर पॉजिटिव अकाउंट होता बैलेंस, नेगेटिव है तो डेबिट साइड पे। एंड 1652, तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाया। हाँ जी, ओपनिंग अब इस साइड पर आएगा। अगर ये अपनी नॉर्मल रूटीन में रहता तो ओपनिंग इधर था, लेकिन अब 655 ये यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव है, तो इसी साइड पे ही होगा। और ये कितना था, 1652। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां से मिला 3507। देखें, क्या डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग वैल्यू डिविडेंड पेड है, कितना बैलेंस आ रहा है, 1200। अब क्या उसने डिविडेंड के बारे में कोई बात कही कि ये पेएबल है हमारे पास? क्या हमारे पास बैलेंस शीट में डिविडेंड से रेलेवेंट कोई लायबिलिटी है हमारी? तो जितना डिक्लेयर्ड किया उतना पे कर दिया। ऑल राइट, तो आपने डिविडेंड पेड कहां पे जाके लिखना होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। शाबाश, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर ये आप लोगों ने 1200 रिकॉर्ड कर देना है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ये बात क्लियर? अब चलें, रिटेन अर्निंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ट्रेड पेएबल्स। यहां पर देखें डिक्रीज आ रहा है, कितनी अमाउंट का डिक्रीज है, 5390 माइनस 3420 1968 डिक्रीज है, तो लेस कर देंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, अब ये भी हमारी लायबिलिटी होता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इंक्रीज आया, कितने का, 210, इंक्रीज है तो ऐड हो जाएगा। फिर एक्रूड लायबिलिटीज 180 से 310, 130 इंक्रीज है तो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल हम लोग चार्ज कर चुके। करंट मैच्योरिटी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, ऐसे ही है ना। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस जाके रिकॉर्ड करेंगे, उसमें 300 लेस करेंगे, 84, 200 लेस करेंगे, 300 लेस 84, 200, इसको हम लोगों ने लेस कर दिया। फिर 1968 लेस करेंगे, और अब ऐड करते जाएंगे इसमें से 210 एंड 130, और साथ में ये डिस्क्रिप्शन लिख देना, 210 एंड ये ऐड। यहां तक कोई इशू? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में अगर आप देखें तो बेटा सिर्फ ये दो चीजें हैं, इसके अलावा कैश कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं मिला। तो ओपनिंग क्या लिखोगे, 480, क्लोजिंग
194 तो ये जाके ये इसके मार्क्स जरूर ले लेना, 480 एंड 194। ये बात क्लियर है सब बच्चों को, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब आप लोग आए और अपने पास इसको जरा कैलकुलेट करें। पहले यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करें बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 6277 पॉजिटिव में। अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस जरा इसमें लेकर आए। जी कैलकुलेशन करें, क्या आंसर आ रहा है? 4233 पॉजिटिव में। अब ये वो प्रॉफिट है जिसके बाद आप लोगों ने जाकर इंटरेस्ट और टैक्स। ऑल राइट, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ आपने प्लस करते जाना है। ये आपके पास मिल गया 2108 कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां से देखें कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो। जब इन तीनों को आपने ऐड किया तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपको मिला। ओपनिंग को ऐड किया तो 194 क्लोजिंग आपके पास आ गया। क्या इनडायरेक्ट मेथड आप सब बच्चों को समझ आ गया? क्या इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो नहीं जाएगा? बेटा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है। सुकून से क्वेश्चन को लेके चलो, एक एक एडजस्टमेंट्स को लेके चलो, उसको मुकम्मल अकाउंट फॉर कर लो, फिर दूसरी एडजस्टमेंट्स पे चले जाओ। हाँ, ये अलग बात है कि आपके जो वर्किंग में टी अकाउंट्स होते हैं वो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जाके क्लोज हो, लेकिन एडजस्टमेंट जरूर जाके उनमें लिख लो, उनकी क्लोजिंग एंड पे जाके कर लेना। तो उन क्लोजिंग से जो वैल्यूज मिले उनको फिर एडजस्ट करते जाना। इजीली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ऑल राइट, एनी इशू? अब अगर हम लोग बात करें इसके डायरेक्ट मेथड की, तो बेटा उसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नो इशू, वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में इशू किस चीज का आता है? 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं। डेटर्स से कितनी अमाउंट रिसीव की, डेटर्स मतलब कस्टमर, मैं उसमें फिर कैश सेल्स भी शामिल हो जाएंगे। अपने सप्लायर्स को क्या अमाउंट पे की, इसकी सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री का अकाउंट भी बनाना पड़ता है कि बेसिकली इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है रेलिवेंट, कितनी अमाउंट हमने पे की। तो उन एक्सपेंसेस में आपने कैश एक्सपेंसेस देखनी है कि आपके कैश एक्सपेंसेस क्या है। अब चलते हैं जरा डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशंस की तरफ कि डायरेक्ट मेथड अगर कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा और उसके हम लोगों ने अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज करना है। तो हम इस सारे को पहले रेज कर देते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जांपल 31 को डायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड से हम इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखेंगे। सिर्फ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हम लोग इनडायरेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इसकी बात करें तो आपके माइंड में 3 चीजें आ जानी चाहिए कि भाई मैंने कस्टमर को जो अमाउंट मैंने रिसीव की है वो, अपने सप्लायर्स को जो अमाउंट पे की है, और अपने एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट मैंने पे की है। ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी है, राइट? अब क्या करना है, आपने अपने पास ना अपने डेटर्स का अकाउंट ओपन किया, लेकिन ये बात बेटा अब आपने याद रखनी है कि जो डेटर्स का ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है ये ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होता है। तो आपकी बैलेंस शीट में जो रिसीवेबल्स होते हैं वो नेट अमाउंट पर होते हैं। तो आप लोगों ने वो प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंसेस उसमें ऐड करने हैं, फिर आके यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग लिखने हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रोविजन से रेलेवेंट कोई ऐसी बात नहीं थी तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आए ट्रेड रिसीवेबल्स के पास, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग देखें, हमें क्या मिला? ट्रेड रिसीवेबल्स 3600 एंड 3800, क्लोजिंग 3800, राइट?
फिर आपने एक और अकाउंट बना, और ये अकाउंट है ट्रेड पेएबल से रेलिवेंट। इनका ओपनिंग लिखना है आपने एंड क्लोजिंग। अब देखिए इनका ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स 5390 और 3422। इन दोनों में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना। नेक्स्ट आपने अकाउंट बनाना है अपने पास एक्सपेंसेस से रेलिवेंट। एक्सपेंसेस से रेलिवेंट एक तो आपने अपने ये एक्सपेंस उठाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है 6185। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है, दोनों को आप मर्ज करके लिखते हैं, मतलब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा यहां से ये तो सारे एक्सपेंस है ना, यहां से आपने माइनस मतलब एडजस्ट करने हैं अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, और अकाउंट में अपने सिर्फ कैश एक्सपेंसेस लेकर जाना। जो इनकम स्टेटमेंट में जाएं वो अकाउंट में सिर्फ कैश एक्सपेंसेस जाएं। और फिर आप देखें इससे रेलिवेंट एक्सपेंसेस से रेलिवेंट अगर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी वगैरह मौजूद है, तो जैसे ही हमने बैलेंस शीट को देखा तो यहां पर देखें भाई प्री पेमेंट्स नजर आए। क्या उसने आपको बताया कि ये प्री पेमेंट किस से रेलिवेंट है? नहीं, तो हम एक्सपेंसेस से रेलिवेंट लेंगे। ओके, आपने इनके ओपनिंग क्लोजिंग अपने पास लिखने हैं। ओपनिंग 268 एंड 184, 268 184। अब यहां पर अगर इनमें किसी और चीज के भी प्रीपेड होते, सपोज के किसी फिक्स एसेट से रेलिवेंट वगैरह, तो वो आपको पहले से बता दे, वो मैं एडजस्ट करता। फिर फिक्स एसेट से रेलिवेंट एक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स फिक्स एसेट को ही चार्ज किए जाते हैं, मतलब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनते हैं, तो वो यहां पर नहीं आते रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए आपने प्रीपेमेंट से लिख ली, आपने ट्रेड रिसीवेबल्स अपने पास लिख लिया, उसके बाद आपके पास इधर आए तो लॉन्ग टर्म लोन ट्रेड पेएबल्स आपने लिख लिए। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये डेटर्स ना हो गए भाई, डेटर्स के अकाउंट में जाके लिखो इसको, डेटर्स के अकाउंट में लायबिलिटी, तो यहां पर ओपनिंग आ जाएगी 40 और क्लोजिंग आ जाएगी 250। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? कस्टमर से रेलिवेंट है ना, डेटर से रेलिवेंट है, तो बेटा उसके अगर एसेट्स इधर लिखे जाते हैं तो उसकी लायबिलिटीज भी इधर ही लिखी जाती हैं, रिसीवेबल्स के अकाउंट में ही। उसके बाद अगर आप लोग देखें एक्रूड लायबिलिटीज, क्या उसने बताया किससे रेलिवेंट है ये? क्या कोई एडजस्टमेंट थी इनसे रेलिवेंट? तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। आपने ओपनिंग कितना 180 और क्लोजिंग 310, देखें यहां पर 180। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिससे हम लोगों ने दोनों मेथड्स को डिस्कस कर लिया। 310, इसके बाद समझ लें कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल एंड हो गई है आप लोगों की। अब यहां पर देखें बेटा इंटरेस्ट पेएबल आगे चला गया, करंट मैच्योरिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की तरफ, एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की तरफ आ जाए या इन तमाम अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स के लिए आ जाए। एक ही बात है, मेरे पास सेल्स आ गई 2970, उसने कहा इसका 72% सेल्स वर मेड ऑन, तो भाई अपने डेटर्स को कितनी सेल्स दूं 72%, तो इसका 72% कैलकुलेट करो मल्टीप्लाइड बाय 72%। हाँ जी 2138, ये देखें ट्रेड रिसीवेबल्स सेल्स 2138। अब ये बात याद रखना कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट से जो अमाउंट आएगी कैश की वो फ्रॉम डेटर्स होगी, उसमें ऐड करेंगे अपनी कैश सेल्स का बैलेंस, फिर वो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है? 21384 ये अमाउंट आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें बेटा कॉस्ट ऑफ सेल,
आपने इन्वेंट्री का अकाउंट अपने पास बनाना है जिससे आपको परचेजेस का पता चलेगा, क्योंकि यहां से मुझे परचेजेस का पता नहीं चलता। मैं अपने पास ये एक एडिशनल अकाउंट होता है जो बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है आपकी ट्रेड पेबल्स को। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का क्लोजिंग देख, ओपनिंग क्लोजिंग जी 4500 एंड 4800, 4500 4800। कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर आती है, कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल 15750। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट्स है? एज इट इज लिख दो। फिर आपके पास एक्सपेंसेस आपने लिख दिए, अदर इनकम वगैरह ये अलग से देख ली हम लोगों ने। अदर इनकम का हमें पता चल गया था, इसमें एक तो नॉन कैश इनकम थी और दूसरा जो कैश इनकम थी हमारे पास 184 की, वो हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना, तो ऑपरेशंस में नहीं आनी। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस ये अलग से हम लोग ट्रीट कर चुके हैं, टैक्स वगैरह ये अलग से चले गए। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बेटा शामिल है 750 मिलियन। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंसेस को अलग अलग करते हैं कि पेमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, फिर तो बात थी। लेकिन आप खुद बताएं यार, अगर मैं अलग अलग करूं, क्या मुझे पता है कि लायबिलिटीज जो हैं या प्री पेमेंट्स हैं वो कौन से एक्सपेंसेस से रेलिवेंट हैं? तो मैं अलग क्यों करूं, मैं फिर मर्ज कर दूंगा। तो एक्सपेंसेस इसमें से आप लेस करो। देखो इसमें 750 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शामिल है, तो आप अब लेस कर दो डेप्रिसिएशन ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंस। क्या ये बात मेरी समझ आ गई है आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद 40 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। भाई ये भी आप लोगों ने जाके, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा नहीं होता, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट 40 मिलियन, ये भी आप लोगों ने, अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले आप लोगों ने ऐड किया होता है एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में ऐड होता है, तो अब लेस हो जाएगा। लॉस ऐड होता है, अब यहां पर उसका रिवर्सल लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस को कम करना है ना, तो इस वजह से। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहता है डिस्पोजल वाज 150, राइट डाउन इम्पेयरमेंट 24, इम्पेयरमेंट लॉस जी। नेक्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट आ गया, अदर इनकम आ गई और कुछ भी नहीं। अब यहां पर इन एक्सपेंसेस को देखें, अब ये बाकी सारे कैश एक्सपेंसेस हैं। देखें ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है 7670, ये इधर चले जाएंगे 7673, ये कह रहे हो? अच्छा 7673। अब यहां से कैश की अमाउंट फाइंड कर दो, क्योंकि इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं। तो देखो एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने कितना कैश पे किया होगा, क्रेडिट साइड का टोटल लेस करें 268, लेस करें 310, 7459, ये चीज चली जाएगी पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, यहां से परचेजेस का पता चला ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितनी की, क्रेडिट साइड का टोटल, इसमें से 4500 लेस कर दें 16050, ये परचेजेस चली जाएंगी हमारी ट्रेड पेएबल में 16050। क्या ट्रेड पेएबल से रेलेवेंट कोई और एडजस्टमेंट है? तो हम लोगों ने पे कर दिया बस इसको, और कोई ऐसी कोई कॉन्ट्रा सेटलमेंट नहीं थी, कोई डिस्काउंट्स वगैरह की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर एज इट इज बताएं ये अमाउंट क्या आ गई 18018, ये हम लोगों ने पे कर दिया अपने क्रेडिटर्स को। अब आ जाते हैं हम लोग अपने रिसीवेबल्स के पास। तो इसकी डेबिट साइड का टोटल करें, उसमें से लेस करें 40 एंड 3800, तो जो अमाउंट इनसे रिसीव की वो यहां पर आ गई।
21,394 ये अमाउंट आ जाएगी। अब यहां से अपनी कैश सेल्स देखें। 72% आपके पास थी क्रेडिट, 29700 मल्टीप्लाइड बाय 28%। कैश सेल्स जी 8316 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितनी अमाउंट हम लोगों ने रिसीव की? 21394। इन दोनों को ऐड करें, 2971 ये आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। कैश पेड टू सप्लायर, अब देखें वो अमाउंट कितनी है? 18018। सप्लायर एंड कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है? 7459। इन अमाउंट्स को देखें, ये अमाउंट्स क्या आ रही हैं हमारे पास? पक्की बात है। और ये देखो 4233 उसके बाद सेम मेथड है। बेटा कैश सेल्स भी तो पैसे आ गए हैं ना, कैश का इनफ्लो है। हमें कहा गया था कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये नहीं कहा गया था कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट से जो अमाउंट हमें मिल रही है ना ट्रेड रिसीवेबल, वो तो डेटर से जो अमाउंट रिसीव की वो पूरे साल में, प्लस जो मैंने कैश सेल्स किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो दोनों मिला के कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा। अब जो हमारी परचेजेस थी, हमें परचेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने अपनी सारी परचेजेस को क्रेडिट परचेजेस कंसीडर कर दिया। ऑल राइट, टोटल सेल्स का 28%, क्योंकि 72% क्रेडिट है तो 28% कैश है। जी आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।